यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास। ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ही दिया था, जिनकी हमने एटॉमिक थ्योरी स्टडी की थी। तो जॉन डाल्टन ने ही इसके बारे में सोचा, इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया कि एटॉमिक मास जो किसी भी एटम है उसके मास को मेजर किया जाना चाहिए और उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। तो डेफिनेशन जो है बड़ी सिंपल है। द मास ऑफ एन एटम, the mass of an atom of an element is called atomic mass, is called atomic mass। ओके। और ये जो एटॉमिक मास है इसको मेजर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का मास मैं आपको बताता हूं, मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन ऐसा रिवोल्यूशन करता रहता है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये वैसे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक अभी पता होना चाहिए। जैसे कि सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, इसी तरह से एटम के सेंटर में भी एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, जो रिवोल्यूशन करते रहते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। So this is the hydrogen atom. This is the H atom, hydrogen atom. ये हाइड्रोजन एटम। ओके, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? आंसर है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम्स में मेजर करते हैं मास को हम लोग, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। तो एक हाइड्रोजन का जो मास है वो है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इसके मास को अगर मैं इस तरह से ना लिख करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, 0.000 ऐसा करते करते 24 जीरो जाएंगी और लास्ट में लिखा जाएगा 1673। ये ऐसा 0 चलेंगी और ये आ जाएगा किलोग्राम में। तो बार बार इतने बड़े नंबर को लिखना भी मुश्किल है। और ये जो मास हम लिख रहे हैं 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये तो नेग्लिजिबल मास है। नेग्लिजिबल मास है मतलब कि लगभग जीरो के बराबर ही है। लगभग किसके बराबर है? जीरो के बराबर ही है। क्योंकि ये मास लगभग जीरो के बराबर आ रहा है तो इसको हम लोग किलोग्राम में मेजर नहीं करेंगे। ये मास जो है एटम का वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो इसके लिए हम इसको किलोग्राम में मेजर ना करके इसके लिए एक नया यूनिट बनाएंगे, एंड दैट यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एटॉमिक मास, या इसकी बजाय मैं ये लिखता हूं, द मास ऑफ एटम, द मास ऑफ एटम is measured in atomic mass unit, is measured in atomic mass unit. This is the new unit जो कि जॉन डाल्टन ने बताई हमें। और इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है AMU। AMU। ओके, तो इसका जो मास है वो हम किस में लिखेंगे? एटॉमिक मास यूनिट में लिखेंगे, AMU में लिखेंगे। किसमें लिखा जाएगा? AMU के अंदर लिखा जाएगा। तो इसको हम किलोग्राम में मेजर नहीं करेंगे। जो भी एटम्स के मासेज होंगे, जो भी न्यूक्लियस के एटम्स के मासेज होंगे, हम उनको किलोग्राम्स में मेजर नहीं करेंगे। उसके लिए एक नया यूनिट बनाया गया, दैट यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट। और इसको किससे लिखते हैं? AMU से लिखते हैं। लेकिन अभी इसको सिर्फ U से लिखा जाता है, यूनिफाइड यूनिट। IUPAC ने इसको जो क्या है AMU ना बोल करके इसका नाम क्या कर दिया है? इसका नाम कर दिया है यूनिफाइड यूनिट। यूनिफाइड यूनिट के नाम पर इसको सिर्फ किससे लिखा जाएगा? इसको सिर्फ U से लिखा जाएगा, स्मॉल u से। ओके, दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन।
इन किलोग्राम, ये किलोग्राम में। अब ये डिस्कशन करते हैं कि 1 AMU कितना मास होता है। 1 AMU कितना मास होता है, अगर हम ये समझ गए तो फिर हम बाकी एटम्स का जो भी मास होगा उसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, उसको इसके साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखते हैं 1 AMU की, 1 एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिट भी लिख सकते हैं इसको, दोनों तरह से ही बोला जाता है, दोनों तरह से ही इसको लिख सकते हैं। ओके, 1 AMU क्या होता है? 1 AMU is defined as 1 AMU is defined as the 1/12 of the mass of the carbon 12 atom, mass of the carbon 12 atom। ठीक है, इस डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक डिस्कशन और सुनिए। सबसे पहले एएमयू की डेफिनेशन जो है वो हाइड्रोजन से बनाई गई थी। सबसे पहले एएमयू की जो डेफिनेशन है वो किससे बनाई गई थी? वो हाइड्रोजन से बनाई गई थी। ओके, हाइड्रोजन का जितना भी मास था, पहले ये डिसाइड किया गया दैट मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी नोन एज 1 AMU। 1 AMU लिखिए या इसको लिख सकते हैं 1 यूनिट। पहले ये डिसाइड किया गया कि हाइड्रोजन का जितना भी मास होगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको 1 यूनिट बोला जाएगा। ओके, तो सबसे पहले 1 यूनिट की डेफिनेशन बनाई गई हाइड्रोजन के मास से। एक हाइड्रोजन एटम का जितना भी मास होता है उसको बोला गया कि उसका मास 1 यूनिट होगा। अब आपको किसी दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करना है तो किसके साथ कंपेयर करेंगे? तो आंसर है हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे। हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट है तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा? ऑक्सीजन का मास है 16 यूनिट, 16 हाइड्रोजन के बराबर है। एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट है तो 16 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 16 यूनिट। और वही मास किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। इसी तरह से कार्बन, कार्बन का जो मास है वो बोला गया 12 यूनिट। 12 यूनिट क्यों बोला गया? क्योंकि इसका जो मास है वो हाइड्रोजन के मास से 12 गुना था, 12 टाइम्स था, 12 टाइम्स ज्यादा था, तो इसलिए इसका मास बोला गया 12 यूनिट। अगर 12 हाइड्रोजन को एक साथ रख दें तो वो एक कार्बन एटम के मास के बराबर आता है उनका मास। 12 हाइड्रोजन के एटम्स को अगर रख देते हैं तो वो कार्बन के एक एटम के मास के बराबर आता है। तो इस तरह से 1 AMU की डेफिनेशन पहले किससे बनाई गई? पहले हाइड्रोजन एटम के मास से बनाई गई, लेकिन बाद में इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। लेकिन बाद में इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। चेंज करके ये डेफिनेशन बनाई गई कार्बन से। चेंज करके ये डेफिनेशन बनाई गई किससे? कार्बन से। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि नेचर में जो सबसे ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचर में जो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स मिलते हैं वो कौन से कंपाउंड है? वो कार्बन कंपाउंड्स हैं। क्योंकि कार्बन किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस बना सकता है। तो नेचर में हमें जो भी ज्यादातर सब्सटेंसेस मिलते हैं वो सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। वो लगभग सारे कौन से होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स। जैसे कि आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, इन सब के अंदर क्या है? कार्बन कंपाउंड्स हैं। ये किससे बने हुए हैं? ये सब कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। तो इस नेचर के अंदर 5 to 6 मिलियन, 5 से 6 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स हैं, और टोटल जो सब्सटेंसेस है वो 8 to 9 मिलियन है। लगभग 8 मिलियन सब्सटेंसेस हैं नेचर में, और उसमें से 5 या 6 मिलियन जो कंपाउंड्स हैं, जो सब्सटेंसेस है, वो कार्बन कंपाउंड्स हैं। वो कौन से कंपाउंड्स हैं? वो कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो इसीलिए बाद में इस डेफिनेशन को चेंज करके कार्बन से बनाया गया। कार्बन से, कार्बन के मास से कंपैरिजन किया जाएगा अब किसी भी एटम का मास। पहले किसी भी एटम का मास किससे कंपेयर किया जाता था? हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाता था। लेकिन अभी किससे कंपेयर करते हैं? अभी कार्बन के मास से कंपेयर करते हैं किसी भी एलिमेंट का मास। ओके, अब इसके बारे में सुनिए। ये C12 एटम क्या होता है? C12 एटम, कार्बन 12 एटम।
C12 एटम देखिए मैं आपको बना करके बताता हूँ स्ट्रक्चर। इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द C12। फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। दिस इज द C12 एटम, ये C12 एटम है। इसी तरह से एक C14 एटम आता है, C14 और C12 में क्या डिफरेंस है? न्यूट्रॉन्स के नंबर का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? न्यूट्रॉन्स के नंबर का डिफरेंस है। इसमें क्या होगा? इसमें भी 6 प्रोटॉन होंगे, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन 8 होंगे। 6 proton and 8 neutron. This is the nucleus of the C14 atom. In the first orbit there are 2 electrons and in the second orbit there are 4 electrons, 1 2 3 and 4। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। दोनों को कार्बन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों में 6 प्रोटॉन है। इसमें भी 6 प्रोटॉन्स हैं, इसमें भी 6 प्रोटॉन्स है। तो जब तक प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होगा तब तक एलिमेंट का नेम चेंज नहीं कर सकते आप। ये प्रोटॉन के नंबर के डिफरेंस के बेसिस पर ही अलग अलग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन जिसमें 1 प्रोटॉन है, हीलियम जिसमें 2 प्रोटॉन है, लिथियम जिसमें 3 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के नंबर चेंज होते ही एलिमेंट चेंज हो जाता है। तो अगर इसमें भी 6 प्रोटॉन है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है, तो है तो ये दोनों कार्बन ही। इसमें न्यूट्रॉन 6 हैं, तो हमने 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हो गए? मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब कि वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस में रहते हैं। तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, टोटल 12 न्यूक्लियॉन्स हैं। 12 न्यूक्लियॉन्स होने के कारण इसको कार्बन 12 एटम बोला जाता है। इसमें इसको C14 क्यों बोल रहे हैं, कार्बन 14 एटम क्यों बोल रहे हैं? उसका रीजन है कि इसमें 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 14 न्यूक्लियॉन्स हैं। 14 न्यूक्लियॉन्स होने की वजह से इसको कार्बन 14 एटम बोला जाता है। ठीक है, तो हमें जो डेफिनेशन बनानी है वो कार्बन 12 से बनानी है, वो कार्बन 12 से बनानी है, C14 से नहीं बनानी है। ये दोनों ही कार्बन है, दोनों में मास का डिफरेंस है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये भी हाइड्रोजन से करेगा, ये ऑक्सीजन से करेगा तो ये भी ऑक्सीजन से करेगा। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी किससे डिसाइड होती है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन से। इसकी आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी आउटर ऑर्बिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिलते हैं नेचर में। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अगर इसमें 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नेट चार्ज इसका क्या है? इसका नेट चार्ज होगा 0। नेट चार्ज इज 0। इसमें भी ऐसा ही है। इसमें 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका नेट चार्ज भी 0 है। ये C14 है, ये C12 है, और हमें डेफिनेशन में यूज करना है C12, कार्बन 12 एटम। सो दिस इज द कार्बन 12 एटम which is having 12 nucleons, means 6 proton and 6 neutrons in the nucleus। तो इससे डेफिनेशन बनानी है C12 एटम से। तो आगे की कहानी सुनिए। 1 AMU is defined as the 1/12 of the mass of the C12 atom। एक कार्बन 12 एटम का जितना मास होता है उसका 1/12 कर देंगे। उस मास का कितना कर देंगे? 1/12 कर देंगे, और वो जितना भी आएगा हम उसको क्या बोल देंगे? 1 AMU। अब इस डेफिनेशन से मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द C12 एटम, मास ऑफ द C12 एटम। तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। डेफिनेशन के बेस पर हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, ये फॉर्मूला के बेस पर हमने ये डेफिनेशन बनाई, ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक कार्बन 12 एटम का जितना भी मास होगा उसका 1/12 कर दीजिए। उसका 1/12 करेंगे तो जो भी मास आएगा उसको बोला जाएगा 1 AMU। और ये कितना आता है मास? सुनिए, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू एक कार्बन 12 एटम का जो मास है वो कितना होता है? 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम्स। 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम्स। इसको एग्जैक्ट लिख देते हैं 1.9927। दिस इज द मास ऑफ कार्बन 12 एटम।
एक कार्बन के एटम का मास इतना होता है किलोग्राम्स में, 1.9927 इंटू 10 टू द पावर -26 इंटू 10 टू द पावर -26। दिस इज द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। और उसका कितना करना है, उसका 1/12 करना है। तो इस नंबर को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही 12 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 0.16605। This is the result into 10 to the power -26 किलोग्राम। पॉइंट को 1 डिजिट इधर शिफ्ट कर देते हैं और पावर को क्या कर देंगे, 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। अगर पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो पावर 1 कम हो जाती है। तो मैं इस पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1.6605 इंटू 10 टू द पावर, एक कम कर रहे हैं, -27 किलोग्राम। दिस इज नोन एज 1 AMU। 1 AMU या 1 यूनिट भी आप बोल सकते हो, 1 AMU या 1 यूनिट। दिस इज नोन एज 1 यूनिट मास। So 1 unit mass is 1.6605 into 10 to the power -27 किलोग्राम। इसको याद कर लीजिए आप लोग। और कैसे कैलकुलेट किया वो आपको समझ आ रहा है। 1 AMU डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो यहाँ पे 1/12 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई में कार्बन का मास लिख दिया, कार्बन के एक एटम का मास 1.9927 इंटू 10 टू द पावर -26 किलोग्राम। ये 1.9927 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 0.16605 इंटू 10 टू द पावर -26। ये एज इट इज लिख दिया हमने, -26 था ऐसा लिख दिया। अब पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर एक कम हो जाएगी, -26 से -27 हो जाएगी। सो दिस मास इज नोन एज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट मास कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1 यूनिट मास कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -27 kilograms. Okay, so this is 1 AMU, or you can say that 1 unit. 1 unit. Now you can take the screenshot of this calculation. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद करना है आपको, लर्न करना है इसको। अब मैं कुछ एटम्स के मासेस लिखता हूं। ओके, द मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स आर, कुछ एलिमेंट के मासेस लिखते हैं। हाइड्रोजन का जो मास है वो मैंने कितना लिखा था, इसके बराबर ही लिखा था लगभग 1 पॉइंट। हाइड्रोजन का जो मास था वो था 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। ये लिखा था मैंने हाइड्रोजन का मास। ओके, अब आप देख लीजिए, ये 1.67 है और ये 1.66 है, तो अप्रोक्सीमेट बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। तो इसीलिए हाइड्रोजन का मास हम लोग 1 यूनिट ही लिखने वाले हैं। Okay, so here I am writing serial numbers. Name of element and its atomic mass. एटॉमिक मास किस में मेजर कर रहे हैं? यूनिट। इसको हम लोग मेजर करने वाले हैं यूनिट में। So the first element is hydrogen. ये एटॉमिक मासेस आपको कैलकुलेशन में काम में आएंगे। हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 यूनिट लिखा जाता है, 1 यूनिट। सेकेंड एलिमेंट इज कार्बन, जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इस चैप्टर में।
इनके मासेज आपको पता होने चाहिए, ये टेबल भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर ये मासेज आपको पता होंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। कार्बन का मास है 12 यूनिट, नाइट्रोजन 14 यूनिट, नाइट्रोजन का मास है 14 यूनिट। नेक्स्ट, फोर्थ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास है 16 यूनिट। नेक्स्ट इज सोडियम, सोडियम का मास लिखा जाता है 23 यूनिट्स। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मास लिखा जाता है 24 यूनिट। सेवेंथ एलिमेंट इज सल्फर, सल्फर का मास होता है 32 यूनिट्स। सल्फर, और इसका मास लिखा जाता है 32 यूनिट्स। नेक्स्ट, एट्थ एलिमेंट इज क्लोरीन, इनके सिंबल्स भी हम लोग लिख सकते हैं साथ में। H, कार्बन का सिंबल सी है, कल हमने स्टडी कर लिए थे सिंबल्स। ऑक्सीजन, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, सल्फर कैपिटल S, क्लोरीन Cl। क्लोरीन का जो मास है वो लिखा जाता है 35.5 यूनिट, 35.5 यूनिट। दिस इज द मास ऑफ क्लोरीन। एक दो एलिमेंट्स और हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके भी लिख देता हूं मैं। कॉपर का होता है 63.5, next is copper and its mass is 63.5। सिल्वर एंड गोल्ड, ओके। सिल्वर का मास है 107.8, 107.8 and its mass is 197 यूनिट। गोल्ड का जो मास है वो 197 यूनिट है। So these are the masses of some elements in the atomic mass unit और in the unified unit। atomic mass unit में बोलिए या unified unit में बोलिए, एक ही बात है। ओके, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि नाइट्रोजन का मास है 14 यूनिट और मैं आपसे बोलूं कि किलोग्राम में कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। जनरल कैलकुलेशन है, एक यूनिट में इतने किलोग्राम होते हैं, तो 14 यूनिट में कितने किलोग्राम होंगे? तो 14 के मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे? 14 के मल्टीप्लाई में लिख देंगे 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -27, और ये किलोग्राम में मास आ जाएगा। किसका मास आ जाएगा? तो आंसर है मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर मासेस आपको यूनिट्स में गिवन होंगे तो आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस नंबर से मल्टीप्लाई करके 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। आप इस नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मास यूनिट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर किलोग्राम में दिया हो और यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो अगर मास आपको किलोग्राम में गिवन होगा और यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो इस नंबर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हमने कार्बन के मास के साथ किया था अभी। 1.9927 इंटू 10 टू द पावर -26 था, तो उसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया।
या इस नंबर से डिवाइड कर दिया, ओके। इस नंबर से डिवाइड करोगे तो 12 यूनिट आ जाएगा। तो अगर, अब ये बात याद रख लीजिए आप, ये कैलकुलेशन में काम आएगी। अगर मास यूनिट में गिवन है और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मास किलोग्राम में गिवन है और यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, यूनिट को किलोग्राम में कन्वर्ट करने की या किलोग्राम को यूनिट्स में कन्वर्ट करने की, ओके। नेक्स्ट देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या किसी के साथ जुड़े होते हैं। So the next topic is existence of atoms. एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। देखिए एटम्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे, तो आंसर है कुछ एटम्स आपको मिलेंगे फ्री स्टेट में, कुछ आपको एलिमेंट्स मिलेंगे फ्री स्टेट में, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड एक मेटल है जो अनरिएक्टिव है, ज्यादातर रिएक्शन नहीं करती है, और ये कुछ जगहों पर हमें फ्री स्टेट में मिलता है। तो गोल्ड का पूरा एक पीस मिल जाता है जो फ्री स्टेट में होता है, प्योर गोल्ड होता है, ओके। इसी तरह से और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको एक गोल्ड के बारे में बताया, गोल्ड का सिंबल है Au। दूसरी गैसेज है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। और ये जो 5 गैसेज है इनको नोबल गैसेज बोला जाता है। वो क्यों बोलते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट होते हैं इनकी आउटर ऑर्बिट में। जो सबसे लास्ट ऑर्बिट होती है इनकी, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे कि 8 आ सकते हैं तो 8 पूरे होते हैं, 18 आ सकते हैं तो 18 पूरे होते हैं, 32 आ सकते हैं तो 32 कंप्लीट होता है। तो शेल जिसकी कंप्लीट होती है उनको नोबल गैसेज बोलते हैं। और ये गैसेज अनरिएक्टिव गैसेज है, अनरिएक्टिव है तो उसके लिए हम इनको इनर्ट गैसेज भी बोल देते हैं। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, जो दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं करती, जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड नहीं बनाती। तो फ्री स्टेट में गोल्ड मिल जाता है, इसी तरह से सिल्वर भी मिलता है, फ्री स्टेट में सिल्वर भी मिल सकता है। तो कुछ एलिमेंट्स हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, और ये वाले एलिमेंट्स भी फ्री स्टेट में मिलते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। और ये जो मैंने गैसेज लिखे हैं इनको नोबल गैसेज बोलते हैं, क्योंकि इनकी आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, जितने आ सकते हैं उतने होते हैं। और इनको इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनएक्टिव है, फ्री स्टेट में मिलती हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करके कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलती, कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलती। तो एलिमेंट्स फ्री स्टेट में मिलते हैं, ये वाले एलिमेंट्स हैं जो आपको फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, और एटम्स आपको कौन सी स्टेट में मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। कंबाइंड स्टेट में वो किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। जैसे कि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो अकेला इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, या तो हाइड्रोजन आपको मिलेगा इस फॉर्म में H सिंगल बॉन्ड H, जिसको लिखा जाता है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन सिंगल एटम नहीं मिलता आपको, या तो ये H2 की फॉर्म में मिलेगा या मिलेगा H2O की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में। ये इसका स्ट्रक्चर होगा H2O का, इस तरह से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े होंगे, सो दिस इज वाटर। तो ये कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, अकेला हाइड्रोजन एटम आपको नहीं मिलेगा, सिंगल हाइड्रोजन एटम आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलता है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं मतलब कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शन करके अलग अलग तरह के कंपाउंड्स की फॉर्म में, मतलब कि सब्सटेंसेस की फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि NaCl। सोडियम और क्लोरीन भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो सोडियम Na+ लिखा जाता है, और क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव आयन होता है Cl-।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। दिस इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको सॉल्ट बोला जाता है, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ये इसके नेम है। ओके, तो सोडियम भी फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ये भी हमेशा आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, कभी क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा तो कभी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, Na2O, तो ये आपको NaCl, Na2O, NaHCO3, Na2CO3, Na2SO4, तो इस तरह के स्टेट्स में आपको ये मिलेगा सोडियम, फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। किसमें नहीं मिलेगा, फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग मेटलर्जी की प्रोसेस से, देखिए केमिस्ट्री के अंदर एक मेटलर्जी प्रोसेस को स्टडी किया जाता है जिसमें मेटल्स को प्यूरिफाई किया जाता है, साफ किया जाता है। जो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में है, जो मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में है, उनको हम लोग प्यूरिफाई कर लेते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस करवा के हम इसके साथ ये जो ऑक्सीजन और CO3 है ये जो जुड़ा हुआ है उसको अलग कर देते हैं। तो प्योर सोडियम मेटल जिसको हमने केरोसिन ऑयल में रखा था, सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है बिकॉज इट इज ए वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, ये वाटर के अंदर भी बर्निंग प्रोसेस करेगा और अगर आप इसको एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में रख देंगे तब भी वो क्या करेगा, बर्निंग प्रोसेस करेगा विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो सोडियम एलिमेंट है इसको हमने ऐसा प्रिपेयर किया जिसमें सारे के सारे एटम सोडियम के हैं, सारे के सारे एटम सोडियम के, लेकिन ये नेचर में अपने आप प्योर सोडियम की फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये आपको अपने आप फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कंबाइंड स्टेट में। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मेटलर्जी प्रोसेस लगा करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कि वाटर से इसको वॉश करना, उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाना, प्यूरिफाई करना, तो मेटल को प्यूरिफाई करने के बाद ये आपको फ्री स्टेट में मिल सकता है, ये आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा, ये आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, सारे एटम्स जो होंगे वो सोडियम के होंगे। इसी तरह से आयरन, जो आयरन है वो भी ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलता है, तो हमें उसको भी क्या करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो उसका प्यूरिफिकेशन करके हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा ब्लॉक बना लेते हैं और इस पूरे ब्लॉक में किसके एटम होते हैं, आयरन के एटम्स होते हैं, तो ये प्योर आयरन है, ये प्योर सोडियम है, ये प्योर आयरन है। इसको मैं फ्री सोडियम और फ्री आयरन नहीं बोल रहा हूँ, फ्री स्टेट नहीं बोल रहा हूँ। फ्री स्टेट क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि नेचर में ये अपने आप ऐसा नहीं मिले, प्योर फॉर्म में नहीं मिले, ये कंबाइंड स्टेट में मिले, हमने कुछ प्रोसेसेस लगा करके इसको प्योर कर दिए। सो दिस इज प्योर आयरन, दिस इज प्योर सोडियम। तो जो भी अदर एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं